हेलो दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ। आज काफ़ी आसान सा लेक्चर होने वाला है। जैसे कि पीछे आपने पहला लेक्चर में देखा होगा कि हमने बस इंट्रोडक्शन दिया था सेंटर ऑफ मास पे। काफ़ी आसान था, आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो बच्चों आप इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दूंगा, वहाँ सब देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर देख ही सकते हैं। तो बच्चों अभी मैं बताने वाला हूँ क्या आपको कि जिस सेंटर ऑफ मास, तो ये चैप्टर है, उस पर सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे, है ना। जैसे कहीं पे अगर आपने पीछे का लेक्चर देखा ही होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इस उंगली पे ये वाली मार्कर को, तो ये बच्चों बैलेंस हो जाता है। तो हमें पता चल गया कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है, मास का सेंटर कहाँ पे है, जहाँ पे रखने से ये बैलेंस हो गया। तो ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। ये बच्चों भले ही कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, तो हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। जैसे कोई रेक्टेंगुलर लैमिना होता है ना, ऐसे रेक्टेंगुलर रहेगा बच्चों, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। और अगर इनमें मासेस वेरी करने लगे, जैसे इसका मास वेरी करने लगे, यहाँ पे जाते जाते ये मोटा हो जाए, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस साइड आ जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कल, तो उसी चीज़ों को हम आगे देखने वाले हैं। काफ़ी आसान से आपको ईजी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। तो बता दिया मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको। जैसे देखिए, डिस्क्रीट मास सिस्टम में क्या होता था। डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है, जैसे कि ऐसे एक यहाँ पे, 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 ये सब क्या है ना, ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के होते हैं। तो इनका बच्चों जो मैंने ऐसे करके आपको बताया था, तो इनका हम कैसे निकालते थे सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे आर सेंटर ऑफ मास निकालना होता था, तो हम इनका सेंटर ऑफ मास किस तरीका से निकालते थे बच्चों। हम इनका सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते थे, लिखते थे। जैसे मान लेते कहीं पे ओरिजिन, जैसे ये ओरिजिन है ना बच्चों, ये ओरिजिन है, तो हम ओरिजिन से सबका डिस्टेंस ले लेते थे। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सबका, है ना बच्चों। ये 0,0 है, ओरिजिन से ही लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि आसान हो जाता है ना। तो हमें तो आसानी चाहिए ना, तो इसीलिए हम लेते हैं। तो आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इस सब का मास m1 m2 m3 m1 m2 m3 ऐसे करके सबका मास है ना बच्चों। तो m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, ऐसे करके चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स है। और डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना बच्चों, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सारा मास ऐसे भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आर सेंटर ऑफ मास हमने सिंपली बता दिया आपको कि ऐसे हम लोग निकालते थे, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। ओके, दो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे हैं, इसका मास m1, इसका मास m2। तो इन दोनों के बीच का, जैसे इन दोनों चीज़ है ना जो मासलेस रॉड से कनेक्टेड होता है, तो अगर इन दोनों के बीच का लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों, मान लेते हैं r दिया हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे लाई कर रहा है ना। तो चीज़ें मैंने उस तरीके से सारी चीज़ें बता रखा है। क्या हो अगर ये रॉड दे दिया जाए आपको, ऐसे ये रॉड टाइप है, ठीक है, ये रखा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना हो, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाए, तब कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है बच्चों, l है, मास m है, लेंथ l है ना। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये l लेंथ का है, ये तो पता चल ही गया है ना बच्चों, l लेंथ का है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बच्चे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। सिंपल तो है बच्चों, ये पूरा ऐसे करके मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में होगा, क्योंकि बराबर ही तो है। जैसे ये भी तो एक रॉड ही मान लेते, इसको रॉड, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आ रहा था, तो इसका भी बीच में आएगा। तो इसका तो मैं आसानी से बता दिया बच्चों, ठीक है, इसका तो आसानी से बता दिया। लेकिन क्या हो कि अगर कोई चीज़ ऐसे ही हो, अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे बताएंगे, ABC है, ठीक है, कैसे बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे। तो इसका डिस्टेंस बताना पड़ेगा ना, कितना दूर है बच्चों ये, है ना, कितना दूर है ये, कहाँ से यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो बताना पड़ेगा ना। यहाँ पे लोकेशन आसानी से बता देंगे कि यहाँ से इतना l/2 दूरी पे होगा। मान लेते हैं 0,0 है, देखिए मान लेते हैं बच्चों ये 0,0 है ना। ये वन डायमेंशनली बढ़ रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, ये वन डायमेंशनली बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। y में कुछ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो x में बढ़ रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ x में आएगा, y में सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। y में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y में बढ़ ही नहीं रहा है कुछ, x में ही ऐसे करके हम जा रहे हैं। तो x सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होगा, x सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे तो सब छोटा छोटा पार्टिकल्स हमें दिख रहा था ना, तो हम इन दोनों उनका क्या कर रहे थे, ऐसे करके अपन इसे कर देते हैं। यहाँ पे कैसे करें बच्चों, यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे तो बस एक बड़ा सा मास m दे दिया है, यहाँ पे छोटा छोटा कहीं पे लिखा है कि ये m1 है, ये m2 है, m3 नहीं लिखा है ना। करें क्या,
करना क्या है, तो अब मुझे दिमाग आया, मुझे क्या सभी लोग का यही दिमाग आया कि इसको छोटे छोटे मैसेज में बांट दो बच्चों, है ना। ऐसे करके छोटे छोटे मैसेज में आप अगर इसको बांट दिए, नहीं हो जाएगा ये M1 M2 M3 M4 ऐसे करके बांट देंगे तो ऐसा ही तो सिस्टम हो जाएगा, ऐसा ही तो सिस्टम हो जाएगा ना, बांट देंगे छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो इसको वैसे ही हमें बांटना है बच्चों। तो कैसे बांटेंगे, देखिए पहला का मास मान लेते हैं M1 और यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा, और नीचे उसका टोटल मास जो कि है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा करके चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, है ना बच्चों। तो ठीक है, ऐसा तो हमने लिख दिया है, लेकिन ये तो M1 M2 हमने खुद से माना है ना बच्चों, M1 M2 ये सब हम खुद से माने हैं। और वही चीज़ बता रहा है, M1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना x डिस्टेंस, x2 डिस्टेंस। तो x यहाँ पे जो है ना, ये वाली ये वेरिएबल है बच्चों, ये वेरी कर रहा है। x यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है ना। जैसे यहाँ से मान लेते हैं ये x1 है, यहाँ से मान लेते हैं ये x2 है, यहाँ से मान लेते हैं ये x3 है, यहाँ से मान लेते हैं x4 है। तो यहाँ से 0,0 से हम सब ये x ले रहे हैं, है ना। आ रहे समझ में। तो ये सब वेरी कर रहा है, और मास तो वेरी, मास सब जगह का ऐसे ऐसे छोटे छोटे मासेज हम काट लिए, मास भी वेरी कर रहा है क्योंकि हम M1 M2 M3 काटे हैं। करें क्या अब, देखिए करना कुछ नहीं है। अगर मैं इसका, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते थे, देखिए यहाँ पे क्या लिखते थे, समेशन ऑफ M1 MI RI लिख देते थे, और आई का वैल्यू कहाँ से 1 से n तक जा रहा है, मान लेते n पार्टिकल से, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ MI, और आई का वैल्यू यहाँ भी 1 से n तक जा रहा है, मान लेते हैं, है ना बच्चों, मान लेते हैं। यही तो हम लिखते थे यहाँ पे, इनको हटा के। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हमें लिखना होगा बच्चों, तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना। कॉन्टिन्यूस में क्या करते थे बच्चों, इंटीग्रेट कर देते थे, वो भी तो समेशन का ही काम करता था, इंटीग्रेशन भी समेशन का काम करता था। छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ देते थे तो इंटीग्रेशन यूज करते थे उधर। देखिए तो अगर यहाँ पे यूज करूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये जो x बढ़ रहा है ना, मान लेते इसको हमने x ऐसे करके लिख दिया, x ऑफ dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ओके, तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो अब ऐसे तो कैसे करेंगे बच्चों। और ये चीज़ वेरी कर रहा है ना, ये dm जो है हर जगह पे वेरी कर रहा है, ठीक है। मासेस हर जगह पे अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके हमने मान रखा है, और x भी वेरी कर रहा है। लेकिन कहीं पे अब अगर आपने देखा होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dy होता है, इंटीग्रेशन ऑफ z dz होता है। तो ये यहाँ पे ये क्या है, x और dm अलग अलग है। मान लेते कहीं पे x और dm लिख देते, ये तो अलग अलग हो गया ना, तो ऐसे इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमें इसको बदलना होगा ना बच्चों, x को तो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि x तो हमने उसको d में नहीं रखा है, मतलब कि वो d में नहीं रखा है, तो हमें dm को ही बदलना पड़ेगा, वही तो बदल रहा होगा, x तो वही का वही है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। और x हमेशा वेरी कर रहा है, देख रहे हैं x हमेशा वेरी कर रहा है। यहाँ से x1 ऐसे है, फिर यहाँ से x1 ऐसे है, वेरी करता जा रहा है। तो ये वेरी कर रहा है, तो dm को हम कुछ और लिख सकते हैं। सोचिए, dm को कुछ और हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम dm को क्या लिख सकते हैं। अगर हम चाहें, जैसे देखिए सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको बच्चों, एल लेंथ का ऑब्जेक्ट था, तो उसका मास m था। हम ऐसा इसलिए यूनिटरी मेथड लगा पा रहे हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। तो एल लेंथ का था, तो उसका मास क्या था, m था, ठीक है, इतना ठीक है। तो 1 यूनिट का मास कितना हो जाएगा, m/l। 1 यूनिट का मास हो जाएगा m/l। तो ठीक है, 1 यूनिट का मास m/l। तो अगर मुझे dx लेंथ का चाहिए, अगर मुझे dx लेंथ का मास चाहिए, तो m/l इंटू डी कर देंगे। अगर मुझे dy लेंथ का मास चाहिए तो m/l इंटू dy कर देंगे। ऐसे ही तो करेंगे बच्चों, है ना, ऐसे ही तो करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे dx का मुझे मास चाहिए, तो m/l इंटू डी कर दिए, m/l इंटू डी कर दिए। क्योंकि एक का मास इतना है, तो dx जो भी यहाँ पे होगा उससे गुना कर देंगे तो उतना का मास आ जाएगा, सिंपल। तो उतना का मास हमारे पास आ गया, dx का मास आ गया, मतलब कि यही तो dm हो गया, यही तो dm है। स्मॉल dm जो ये है ना, वही तो है। मतलब छोटे से यूनिट का मास कितना है, और छोटा सा यूनिट मान लेते हैं, कहीं पे जाके हमने मान लिया, ये मान लेते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे x लेंथ पर गया और एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ये इसका मास जो है dm है। x डिस्टेंस पे जगह गया और dm मास का एलिमेंट काट लिया, और यही वेरी कर रहा है
और यही एक एक्स पे जाकर यहाँ काटा, फिर कहीं पे और जाकर काटा होगा तो वो वेरी कर रहा होगा, वो हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यही हमारे पास डीएम का वैल्यू आ गया बच्चों, एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब बोलेंगे बच्चे कि यहाँ पे डी एक्स लिखे, यहाँ पे डी एम लिख दिए, तो ये अपने आप आपसे क्यों लिख रहे हैं बच्चों? मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मास है, एल लेंथ का मास एम है, 1 यूनिट का मास एम बाई एल है, तो डी एक्स का मास जो है वो ये है ना, मास है ये बच्चों, है ना, गड़बड़ नहीं खाना है ना, ये है, ठीक है। और इसी को हम सोल्व करने के लिए और क्या लिखते हैं, इसी को सोल्व करने के लिए बच्चों हम लिखते हैं कि डीएम का वैल्यू जो है, ये बड़ा वाला को हटा के हम लेमडा लिख देते हैं, लेमडा डी एक्स। अब लेमडा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। और लेमडा को बोला क्या जाता है, लेमडा है यहाँ पे क्या, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यही तो है। या फिर क्या बोलते हैं इसको, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, है ना बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होगी आपको। अगर कहीं पे हमें डीएम बताना हो तो हम डायरेक्टली लेमडा डीएक्स लिख सकते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसको याद रखेंगे, है ना। इतना चीज़ें करना पड़ेगा तभी तो यहाँ ये आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इसी को याद रख लेंगे, डीएम इक्वल टू लेमडा डीएक्स, डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये याद कर लेंगे, ठीक है। ये होता है लीनियर मास डेंसिटी, और ये भी यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है ना बच्चों, लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियर का मतलब होता है सिर्फ वन डायमेंशन में, है ना बच्चों। अगर 2D होता तो वहाँ पे नहीं लिख सकते थे लीनियर, क्योंकि लीनियर का मतलब ही होता है एक डायरेक्शन में, तो ये एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इसका सिर्फ लेंथ है, इसका ब्रेड्थ टू ब्रेड्थ नहीं है बच्चों, हाइट टू नहीं है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अगर इसमें ये लेंथ आ जाता, ये लेंथ के साथ ये ब्रेथ आ जाता, तो इसको बोल देते एरियल मास डेंसिटी। अगर ब्रेथ के साथ इसके पास हाइट भी आ जाता तो उसको बोल देते उसको बोल देते क्या, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, उसमें वॉल्यूम टाइप का आ जाता, लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना बच्चों। कर सकते हैं वैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई, ये ध्यान रखना, ये हमेशा यूज होगा, है ना। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, है ना बच्चों, एक्स डी एम, ठीक है। तो पुट करते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम, डी एम कितना है, लेमडा ऑफ डी एक्स है। इसमें तो लेमडा कांस्टेंट है ना बच्चों, लेमडा हमने खुद से माना, तो लेमडा मास पर यूनिट लेंथ है, वो तो कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कितना है, लेमडा डी एक्स इसमें भी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक्स और लेमडा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और नीचे भी लेमडा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, लेमडा लेमडा कट गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये भी जो हमने छोड़ दिया, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, है ना बच्चों। सोचिए, मैंने एक्स लेंथ पे जाके डीएम लिया, तो एक्स का वैल्यू सबसे पहले तो जीरो होगा, सबसे पहले जीरो होगा, जीरो से बढ़ते 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 हमने एल तक गया, लास्ट यूनिट तक एक्स इक्वल टू एल तक हमने धीरे धीरे बढ़ते 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 एक्स इक्वल टू एल तक गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो था। तो जीरो से हम लोग वेरी कर रहे हैं एल लेंथ तक, आ रहा है समझ में बच्चों, जीरो से हम लोग वेरी कर रहे हैं एल लेंथ तक, मतलब जीरो टू एल, है ना बच्चों, जीरो टू एल, जीरो टू एल, सिंपल है, इसमें भी जीरो टू एल लिख देते हैं। ओके, एक्स डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, तो हाफ बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू का उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे एल आ जाएगा, तो एल एल कट गया, तो यहाँ पे आ गया आंसर क्या बच्चों, एल बाई टू। तो हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास जो आया है वो आया है हमारे पास एल बाई टू, है ना बच्चों, एल बाई टू। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ से निकाले, लेकिन आप तो डायरेक्टली बता सकते थे ना कि ये ऐसे है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पे होगा यहाँ से, है ना बच्चों। देख रहे हैं, इतना करने के बाद आया, तो ऐसा ये सीखना है आपको, अगर सीखेंगे तभी। अगर कहीं पे ये तो लेमडा यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा था, देखिए लेमडा यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा था, लेमडा को हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन अगर कहीं पे लेमडा वेरी कर रहा है तो ये प्रोसीजर से ही जाना पड़ेगा आपको, है ना। आप डायरेक्टली एल बाई टू नहीं बोल पाएंगे क्योंकि लेमडा वेरी करेगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, अगर कहीं पे सवाल में अगर आपको दे दिया जाए, जैसे ये रॉड है ना, ये रॉड है बच्चों, ये भी वही x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल लेंथ तक जा रहा है, लेकिन इसमें बात ये है कि यहाँ पे कम मास है, यहाँ पे कम मास है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, मतलब
होता है ना, कोई कोई ऑब्जेक्ट होते हैं इधर कम भारी होते हैं, इधर ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इधर कम भारी होते हैं, इधर ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो उसी तरीक़े से यहाँ इसमें भी है, कोई कोई ऑब्जेक्ट होता है जो इधर बहुत ज़्यादा भारी मतलब भारी है, भारी मतलब वजन उसका ज़्यादा है इधर, और इधर कम वजन है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा, क्योंकि इधर ज़्यादा वजन है ना, तो वजन होने के कारण सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे होगा। तो अब हम डायरेक्टली इसका सेंटर ऑफ मास कैसे बता पाएंगे, बताइए कैसे बता पाएंगे। जैसे दो ऑब्जेक्ट होते थे, यहाँ मासलेस से कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास को बता देते थे m1 x1 m2 x2। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो कैसे बताइएगा बच्चों आप, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ही बड़ा बड़ा है नहीं है ना, तो कैसे बता पाएंगे। उसके लिए हमें इसी का प्रोसीजर करना पड़ेगा, उसका उपाय है बच्चों, है ना। तो हमने आपको प्रोसीजर बिल्कुल आसानी तरीक़ा से बताया है। क्या बताया है, डायरेक्टली लिखना है आपको। इसमें देखिए हमेशा पहले देखना है, देखिए ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ, हमेशा पहले देखना है कि ये जो रॉड है ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसका लेंथ दिया है, ये लेंथ एल है, लेकिन इसका ब्रेड्थ नहीं दिया है, मतलब ये 2D नहीं है, 3D भी नहीं है, तो 1D है। 1D में क्या करना है, सिंपली 1D में याद रखना है बच्चों, 1D में हमें क्या करना है, लेमडा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, और DM जो होता है मतलब छोटे से एलिमेंट का मास जो होता है वो होता है लेमडा dx। ये चीज़ आपको आना चाहिए, पीछे ही बोला मैं बार बार, उतना चीज़ हम करके नहीं लाना है। अब तुम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि लेमडा कैसे वेरी कर रहा है, लेमडा इक्वल टू 3x ऐसे करके वेरी कर रहा है, लेमडा इक्वल टू 3x, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, लेमडा का मतलब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, लेमडा इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0, लेमडा इक्वल टू जैसे x का वैल्यू 1 पे लेमडा इक्वल टू 3। मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में मास वेरी कर रहा है, एक यूनिट ये मान लेते हैं, तो एक यूनिट मास में, एक यूनिट लेंथ में मास इतना है, एक और यूनिट लेंथ में मास इतना है, मतलब मासेज यहाँ पे है ना वो जो वेरी कर रहा है। जैसे जैसे x वेरी कर रहा है, x का वैल्यू 0 रखिए, 1 2 3 4 रखिए, तो ये लेमडा अलग अलग आ रहा है। अब लेमडा कांस्टेंट नहीं रहा, अब लेमडा बदल रहा है x के साथ, तो बदल रहा है तो बच्चों अब ये भी बदल रहा होगा मास पर यूनिट लेंथ, तो हर यूनिट में इसका मासेज बदल रहा है, तभी तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इधर भारी है ज़्यादा, इधर हल्का है। समझिए चीज़ों को, है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो सिंपली आपको समझना है यहाँ पे कि y सेंटर ऑफ मास तो 0 हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास तो बच्चों 0 हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमें नहीं पता है, y में तो नहीं बाहरी कर रहा है ना, बस ये x में रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बस x सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, चलिए निकालते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे बच्चों, वही प्रोसीजर है, x टाइम्स ऑफ dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। x वेरी करता रहता है, याद रखिएगा x वेरी करता रहता है, यहाँ से x वेरी करता रहता है हमेशा, और x को हम कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेने का कोशिश करते हैं, 0,0 से, है ना, और हमेशा x वेरी करता रहता है। ओके, चलिए आगे। अब देखिए प्रोसीजर जो है उसी से करिएगा तो आपका सवाल जल्दी होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं डीएम का वैल्यू कितना है बच्चों, लेमडा dx, तो डीएम डायरेक्टली लिखेंगे, लेमडा का वैल्यू कितना है 3x dx। चलिए जल्दी से आप पुट करते हैं, और x तो हमेशा वेरी कर रहा है, मतलब यही हम काम किए होंगे, x डिस्टेंस पे जाके ये एलिमेंट लिए होंगे dm, है ना, उसका मास dm होगा। x डिस्टेंस पे जाके हमने dx विड्थ का एलिमेंट लिया जिसका मास है dm, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पे x लिख दिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, 3x dx अपॉन dm का वैल्यू कितना है, dm का वैल्यू 3x dx है। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, इससे ही कट गया, x से x कट गया, 3 से 3 कट गया, dx से dx, तो आंसर हो जाएगा x। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये कोई मतलब थोड़ी है, ये फिर इतना कर क्यों रहे हैं, ये सब ऐसे नहीं करता है, ये इंटीग्रेशन है बच्चों, है ना। कुछ बच्चे डायरेक्ट ये सब काट देंगे क्योंकि ये सब तो सेम है ना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, मैंने इंटीग्रेशन में बता रखा है बच्चों, आप इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा आपको, है ना। ये सब चीज़ें समझने के लिए, अब चीज़ें सब रिलेटेड है, अब आपको चीज़ें समझने के लिए पीछे की चीज़ें आनी चाहिए, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा बच्चों, है ना। और उसी तरीके से आप समझ सकते हैं एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों, एक्स कर रहा है 0 से एल एन तक, 0 से एल एन तक, ठीक है। तो 3 बाहर कर देंगे तो x² dx आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से l तक, अपॉन 3 बाहर इसमें भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to l, 3 कट गया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं करूँ तो x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से l तक, और यहाँ पे 1/3 अगर बाहर निकाल लें तो l का क्यूब आ जाएगा, और -0 आ जाएगा, वो तो छोड़ देते हैं,
और यहाँ पे 1/, बच्चों ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एल का स्क्वायर आ जाएगा तो कट जाएगा बच्चों, तो 2/3 टाइम्स ऑफ एल आ जाएगा आंसर। तो एक सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास आ रहा है 2/3 टाइम्स ऑफ एल आ रहा है। तो 2/3 मतलब कितना हो गया बच्चों, समझिए 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 भाग में बांट दीजिए, ये 3 भाग में, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, मैंने बोला ना एक सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा, यही हमारे पास है 2/3 L। अरे समझ में बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेंटर ऑफ मास इस साइड आएगा, देख रहे हैं इस साइड ही आया, इस यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो अब अगर आप वेरी करें तो आप फिर भी आप सवाल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं यार, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। घबराना नहीं है बच्चों, आराम से सीखिए बच्चों, टाइम बहुत है, करेंगे तो होगा सवाल, सीख लीजिएगा ना तो आप खुद से कर पाइएगा। आप जल्दी में देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, सीखना है चीज़ों को, भले ही टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि सीखने के बाद आप खुद से करेंगे तो आपको आएगा, है ना, और आपको सीखना है, इसीलिए खुद से करना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने इतना चीज़ अगर आपको बता दिया तो एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्या, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लेमडा होता है, जैसे कहीं पे छोटा सा मास के लिए हम क्या लिखते हैं, यूज करते हैं लेमडा इंटू dx। ये किस लिए कर रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी के लिए, लीनियर मास डेंसिटी के लिए। अरे समझो बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी के लिए, ठीक है। मासेज यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि उस लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। और अगर कहीं पे एरियल हो, मतलब वहाँ पे कैसे लेंगे, डीएम इक्वल टू सिग्मा डी ए, ऐसे करते हैं बच्चों। यहाँ पे एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एरियल मास डेंसिटी, यहाँ पे बच्चों एरियल मास डेंसिटी है। उसी तरीके से अगर वॉल्यूमेट्रिक लेते हैं डीएम का वैल्यू, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, रो डी वी, ठीक है, रो डी वी, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। देखिए ये सब चीज़ें है क्या, मैंने आपको पीछे बताया कि जो मास छोटा सा मास लेंगे, जैसे कि इसमें कैसे करते थे, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा मास ले लेते थे और dx विड्थ का होता था, है ना, और ये इसका मास होता था dm, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस रॉड का लेंथ भी हो और इसका ब्रेड्थ भी हो, ये ब्रेड्थ भी हो, है ना, इसका चौड़ाई भी हो और लंबाई भी हो, तो वो बच्चों 2D में आ जाएगा। और चीज़ें अगर 2D में आ जाती है तो हम करते हैं यूज सिग्मा डी ए का। कुछ नहीं करना है, बस एक्स की जगह पे डी ए लिख देना, मतलब एरिया लेना होगा इस बारी सिर्फ लेंथ नहीं लेना होगा, एरिया भी लेना होगा साथ में, है ना। एरिया साथ में लेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे। और अगर बच्चों ये रॉड इस तरीका का हो, ये रॉड इस तरीका का हो, मतलब ये 2D में भी हो और ये 3D में भी हो, इसका पास लेंथ है, इसके पास हाइट है, इसके पास ब्रेड्थ भी है ना। तो ये सब रॉड जो है ना, लेंथ में भी है, ब्रेथ में भी है, हाइट में भी है, तो वहाँ पे लेंगे उसका वॉल्यूम, क्योंकि तीनों चीज़ें में वेरी कर रहा है, तो डी भी लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सब में डीएम ही होता है। एक्स डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, dx लेते हैं, यहाँ पे एरिया लेते हैं, यहाँ पे dv लेते हैं। तो जो जिस तरीका से वेरी कर रहा है, 1D में वेरी कर रहा है तो dx, 2D में वेरी कर रहा है तो dA, और 3D में वेरी कर रहा है तो dv। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल जल्दी हो जाता है ना बच्चों, तो हमें जल्दी करना है। अरे समझ में, तो इसमें घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, बच्चों कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, या फिर लेमडा वेरी कर रहा हो, या फिर सिग्मा वेरी कर रहा हो, या फिर रो वेरी कर रहा हो, ये सब वेरी कर रहा हो, तो भी हम इसको लगा सकते हैं, है ना, तो भी हम इसको लगा सकते हैं। इफ लेमडा सिग्मा रो आर वेरिएबल्स, देन also यूज दिस, तब फिर भी हम इन सबको यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उस तरीके से वो वेरी कर रहा होगा। चलिए आगे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, तो ये ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि इसको मैं आज आगे यूज करूँगा, ऐसे ही नहीं बताया मैंने उसको। तो एक क्वेश्चन है कर लेना चाहिए हमें, लेंथ एल है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है 0 से L तक,
सिंपल है बच्चों, दो एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक हम यहाँ पर रॉड बना देते हैं। और ये रोड यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए ये रोड x इक्वल टू 0 से बोल रहा है कि x इक्वल टू एल तक रखा हुआ है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 वही x एक्सिस है, ये x एक्सिस, और ये बच्चों y एक्सिस है। तो x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू एल है। अब हमें y में कुछ दिया नहीं है, y में कुछ वेरी नहीं कर रहा होगा, y में सेंटर ऑफ मास आएगा ही नहीं, है ना बच्चों, y में सेंटर ऑफ मास आएगा ही नहीं। लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ जो भी होता है लेमडा वेरी कर रहा है डिस्टेंस x के साथ। कैसे वेरी कर रहा है दिया है हमें, कैसे वेरी कर रहा है, लेमडा इक्वल टू आर ऑफ x, और r यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है, देखो बोल रखा है बच्चों पॉजिटिव कांस्टेंट। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। बच्चों कितना आसान है, आप जल्दी से निकाल सकते हैं इसको, कुछ नहीं करना है भाई, जो मैंने आपको बताया वही करना है। यहाँ से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहीं पे x डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो, है ना, एक एलिमेंट ले लो जिसका मास क्या हो जाएगा, dm मान लेते हैं, है ना, जिसका मास dm मान लेते हैं, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, dx मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने मान लिया, तो हमें पता है कि y में सेंटर ऑफ मास तो वेरी नहीं कर रहा है, मतलब y में सेंटर ऑफ मास 0 होगा, और बस सिर्फ x में है। उसी तरीक़ा से z में भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों 3 डायमेंशन होना चाहिए, है ना, ये भी 0 है। तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये हमें निकालना है, तो सिंपली निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, सिंपल। तो x वेरी करता रहता है, हमेशा याद रखिएगा, जो x है ये वेरी करता रहता है, मतलब यहाँ से 0 से लेते हैं, और देखिए x यहाँ पे है, कभी यहाँ पे होगा, तभी तो ये छोटा छोटा एलिमेंट सब जगह होगा, इस सबको हमें ऐड करना होगा। तो x वेरी करेगा तभी तो ये सबको ऐड कर पाएंगे, ठीक है, तो उनको हम ऐड करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x हमें दे दिया है ना बच्चों, हमें लेमडा दे दिया है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं dm जो होगा इसका मास लेमडा dx होता है, तो लेमडा का वैल्यू rx dx हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं x टाइम्स ऑफ rx dx अपॉन dm का वैल्यू क्या है, rx dx। ओके, और कहाँ से वेरी कर रहा है, वही 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। तो बता सकते हैं आप यहाँ पे सिंपली, r कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ऑफ dx, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ r बाहर आएगा x ऑफ dx, x वही 0 से l, 0 से l, r कट गया। तो अब बहुत सिंपल हो गया बच्चों, यहाँ से आप बता सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ तो लिया ही हुआ है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स का क्यूब, और जो कि वेरी कर रहा है 0 से l तक, एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी 0 से लेके l तक वेरी कर रहा है। तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, वही l क्यूब आ जाएगा 1/3, मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ l क्यूब अपॉन l स्क्वायर, तो l आ जाएगा। तो इसका भी जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे आएगा वो आएगा यहाँ पे, मतलब कि 2/3 पे, 2/3 पे ही लाई करेगा बच्चों सेंटर ऑफ मास इसका, 2/3 को ना 0 इस पे लाई करेगा, है ना, y में 0 हो जाएगा। हमने ये निकाल लिया, r दिया था तो भी निकाल लिया। तो सिंपली आप निकाल सकते हैं बच्चों, चीज़ें आसान ही हैं यहाँ पे, ठीक है। पीछे भी लगता है यही आया था, तो सेम टाइप का सवाल है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो उतना चीज़ें आपको समझ में आ गई ना बच्चों, तो कुछ चीज़ें और समझना पड़ेगा यहाँ पे, और याद करना पड़ेगा। हम साफ साफ बताते हैं बच्चों, कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, रिंग 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 कैसा होता है, अंगूठी ऐसा करके होता है ना, अंगूठी ऐसा ही तो होता है बच्चों, अंगूठी ऐसा करके हम पहनाते हैं ना अपने हाथों में, ये अपना हाथ होता है, ये ऐसे करके यहाँ पे अंगूठी पहनाते हैं हाथों में, ठीक है। आपका भी टाइम आएगा अंगूठी पहनने का, बट उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है पैसे कमाने पड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसे रहेंगे तभी तो कोई अंगूठी पहना पाएगा, नहीं तो अंगूठी कोई पहना ही नहीं पाएगा आपको यार, है ना बच्चों। ठीक है, मुझे भी कोई नहीं, मैं भी क्या ही करता हूँ, मेरे को भी कोई नहीं अभी पहनाया है, ओके कोई बात नहीं। तो ये जो अंगूठी है, तो बोल रहा है कि अंगूठी को सेमी सर्कुलर कर दो, मतलब आधा काट दो। ये जो अंगूठी ऐसा था इसको आधा काट दो, तो क्या बचेगा, ऐसा ही तो बचेगा, आधा काट देंगे तो हमें पता है जो अंगूठी होगा ऐसा, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही तो होगा, और कहाँ होगा, इसका मास m है, और पूरा लेंथ इसका कितना है 2πr है ना, पूरा लेंथ को खोल देंगे तो 2πr ही तो होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में लाई करेगा बच्चों, क्योंकि रिंग है ना, तो रिंग है तो सेंटर ऑफ मास बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि मासलेस रोड से जोड़ देंगे तो ऐसे करेंगे तो बिल्कुल बीच में होगा।
क्या अगर मैं इसको ऐसे काट दिया और इसको जोड़ दिया तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे रखेंगे तो गिर जाएगा बच्चों। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे ऊपर की तरफ होगा ना, यहाँ पे कहीं पे होगा, तभी तो बैलेंस कर पाएगा इन दोनों को, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पे इस लाइन पे होगा, कहीं पे इस लाइन पे होगा, कहीं पे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो उस जहाँ पे होगा यहाँ से कितना दूरी पे होगा वो तो पता होना चाहिए ना। वैसे थोड़ी कुछ ही बोल देंगे, तो पता तो होना चाहिए, तो कितना दूरी पे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है यार। तो इसमें तो ठीक है, पूरा रिंग में तो ठीक था, अब हमने उसको काट दिया तो अब तो दिक्कत होगा भाई। तो चलिए अब काट दिया तो अब करना तो पड़ेगा। पता नहीं किसने काट दिया और हार्ड कर दिया, नहीं नहीं काटता तो सिंपल 0,0 पे उसका हो जाता। ठीक है, फिर भी निकालना तो पड़ेगा बच्चों, चलिए निकालते हैं। तो देखिए मैं आपको एक रिंग बना के देता हूँ, मैं आपको एक रिंग बना के देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सेमी सर्कुलर रिंग है और ये रिंग जो है ऐसे दे दिया है। ये आपको 0,0 मान लेते हैं, है ना, ये सेंटर मान लेते हैं। और ठीक है बच्चों, इतना तो हमें पता ही है। ये रिंग को अगर देखें तो 1D में है कि 2D में है, ध्यान से सोचिए बच्चों। ये रिंग एक्चुअली में है किस में, 1D में ही होगा, 1 डायमेंशन में ही होगा। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करके खोल दूँ तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा। इसको मैं खोल दूँ तो ऐसे ही तो हो जाएगा। इसको मतलब ऐसे था तो इसको ऐसे खोल दिया, ऐसे था ना बच्चों, ऐसे टेढ़ा, तो ऐसे खोल दिया, तो ये सीधा करेंगे तो ऐसे लगेगा। तो इस सीधा रोड की तरह ही तो बिहेव करेगा। एल लेंथ का मास और एम का मास और एल का लेंथ, ऐसे ही तो लगेगा। लेकिन जब इसको मोड़ दिया तो ये किसी एंगल पे आ गया तो अब मोड़े हुए चीज़ का हमने निकालना है। हमने ऐसा का निकाल लिया है, लेकिन अब हम मोड़ दिया है। सिंपल सी इसका मास दे दिया है और इसका लेंथ दे दिया है। और लेंथ इसका होगा क्या, पूरा रिंग होता है तो 2πr, और अगर आधा काट दिया तो 2πr/2 मतलब कि πr। और रेडियस तो r दे ही दिया था, तो लेंथ इसका πr है और रेडियस r है ना बच्चों, ये रेडियस r है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है। चलिए बच्चों फिर से कर देते हैं, एक रिंग बड़ा सा बना देते हैं। इसी का बड़ा रूप है ना, ताकि हमें सब आसानी से मिल सके। ओके, तो हम बता क्या रहे थे, ये r डिस्टेंस था। सोचिए बच्चों, हम जब ले रहे थे वो वाली, जब ऐसे बना रहे थे ये रोड का, तो यहाँ पे मास छोटा सा ले रहे थे, इतना छोटा सा मास, ये सब छोटा सा मास लेते थे। यहाँ पे भी वैसे ही छोटा सा मास, ई वाली छोटा सा मास, ई वाली, ये सब चीज़ें हमें लेना पड़ेगा, है ना। ये छोटा सा मास, ये छोटा सा मास, ये सब चीज़ें हमें लेना पड़ेगा, तभी तो बना पाऊँगा हम। छोटा सा इतना लेंगे, फिर छोटा सा, ये सब चीज़ों को ले लेके ऐसे करके जोड़ देंगे तो पूरा हमें सेमी सर्कुलर रिंग मिल जाएगा, है ना। तो सोचिए बच्चों कितना होना चाहिए। ये सेंटर था, 0,0 पे मान लिया। मान लेते हैं कि अगर कहीं पे मैं गया, मान लेते हैं मैं यहाँ से इस डिस्टेंस पे गया, थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट कैसे लेते हैं, एकदम छोटा सा ऐसे करके, देखिए, है ना बच्चों। अब ये बहुत छोटा है, ये जो डी थीटा पे है, क्योंकि हमें एलिमेंट तो लेना होगा ना, तो एलिमेंट हम ऐसे ही तो ले पाएंगे, ये छोटा सा एलिमेंट। तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा बच्चों, इसका लेंथ कितना होगा, छोटे से चीज़ का लेंथ कितना होगा, ये मैंने आपको बता रखा है बेसिक मैथ्स में बच्चों। क्या करते हैं, ये r डिस्टेंस है ना, तो r इंटू डी थीटा कर देंगे, छोटा सा लेंथ यही तो होगा, ये r ही तो है बच्चों, ये r ही तो है, तो r इंटू डी थीटा कर देते हैं तो वो r का आ जाता है हमारे पास, है ना। r इंटू थीटा करते हैं तो r का आ जाता है। अगर आपको इसका आर्क पूछ लिया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या करेंगे, r इंटू थीटा कर देंगे, यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पे थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से समझिए, पूरा का पूछ लिया जाए तो ये पूरा r है और ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ से, तो थीटा 180 है, मतलब पाई r हो जाएगा। यही तो हमारा पूरा लेंथ आया था, देखिए पाई r। ऐसे होता है चीज़ें, ठीक है। तो ये छोटा चीज़ का हमने कैसे निकाल लिया, r d थीटा, वो आपको समझ में आ गया। तो इसी r d थीटा को धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे, इतना यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो जोड़ते जाएंगे। अगर थीटा से 0 से 180 तक, तो हमें पूरा लेंथ नहीं मिल जाएगा। यही तो करना है यहाँ पे, यही तो करना है। और सिंपल सी बात है, ये सिंगल 1 डायमेंशन वेरी कर रहा है। तो 1 डायमेंशन में क्या बताया था मैंने, डीएम जो छोटा सा मास होगा उसका, इसका जो छोटा सा मास होगा वो कितना होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ dx। dx यही लेंथ है बच्चों, यही लेंथ को बच्चों मैंने dx बोला, छोटी सी लेंथ को, है ना, यही dx है। तो dm का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका लेमडा कितना होगा, मास पूरा कितना है, m है,
लेंथ कितना है बच्चों, इसका लेंथ दिया है ना, ये पाई आर है, सब चीज़ें दिया हुआ है। तो लेमडा एम बाई पाई आर इंटू डी एक्स कितना है बच्चों, आर डी थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक आर यहाँ पे कट रहा था तो काट देते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल डी एम कितना आ गया बच्चों, ये निकालना जरूरी है ना, प्रोसीजर को आप समझिए बच्चों, खुद से करिए, है ना। इतना आ गया तो कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे सोचना है कि एक्स में सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वाई में सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अब लीनियर मास डेंसिटी है तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना, किस डायरेक्शन में होगा, देखिए यहाँ पे लिया तो समझिए ना बच्चों, ये रिंग है तो इसको हाफ कर दिया जाए तो इसी पे तो कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, इधर थोड़ी सेंटर ऑफ मास होगा। समझिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, इसी लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे नहीं होगा ना, क्योंकि इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, इधर जितना है इधर उतना ही है, तो इस लाइन के अबाउट ही तो होगा कहीं पे, है ना बच्चों। सिमेट्री भी तो देखना है, सिमेट्री देख रहे हैं तो इधर जितना लेंथ है इधर इतना ही है, तो इसी लाइन पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, हमें देखना है। तो सिर्फ वाई में वेरी कर रहा है, एक्स में वेरी ही नहीं कर रहा है, एक्स तो ये है, तो एक्स में कहाँ कहीं पे वेरी कर रहा है, एक्स में तो इसी पॉइंट पे होगा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, है ना। एक्स में वेरी नहीं कर रहा है, वाई में किसी पॉइंट पे होगा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हमें पता चल गया, वो तो 0 है, क्योंकि एक्स में कहीं पे वेरी नहीं कर रहा है, वाई में कहीं पे वेरी करेगा। तो अब हमें वाई सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होगा, वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई जो कि वेरी करेगा इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, सिंपल। और अब हमें वाई पता करना है, वाई क्या बताया था पीछे, वाई हमेशा वेरी करता रहता है, वाई हमेशा वेरी करता रहता है, वाई कैसे वेरी कर रहा होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस ही तो वाई होगा बच्चों, यही तो वाई है, यही तो वेरी कर रहा है। यहाँ पे लिए होंगे पहले डी एक्स, फिर यहाँ पे लिए होंगे डी एक्स, तो ये वाई ही तो वेरी कर रहा है, ऐसे करके ऐसे लेते जाएंगे तो वाई देख रहे हैं, वाई ही तो वेरी कर रहा है वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस ऊपर है, समझिए बच्चों, ये कितने डिस्टेंस ऊपर है। अगर मैं ये देखूं ध्यान से तो ये ऐसे था, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये कितने डिस्टेंस ऊपर है, ये एंगल थीटा है और ये आर है यहाँ से यहाँ तक। तो एक सेकंड, ये आर पूरा था ना, सॉरी ये आर है, एक सेकंड बच्चों, ये थीटा और हमारे पास पता है ये आर है ना, तो ये हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा, ये पीछे बता रखा है सब कैसे लेते हैं, आर कॉस थीटा, और ये होता है आर साइन ऑफ थीटा, इस वाले कंप्लीट आर कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर आर कॉस थीटा, ये आर है आर कॉस थीटा परपेंडिकुलर आर साइन थीटा, याद रखिए बच्चों, साथ वाला कॉस थीटा परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। तो अब हमें परपेंडिकुलर वाला ही तो पता था, यही तो वाई है, तो वाई कितना है बच्चों, हो गया आर साइन थीटा, सिंपल है, इंटू डी एम, डी एम कितना है बच्चों हमारे पास, ए एम डी थीटा अपॉन पाई, और इसका भी हम डीएम लिख सकते हैं। तो डीएम का अगर आप ओवरऑल सोचे ना बच्चों तो वो एम ही आ जाएगा। मतलब डीएम का हम इंटीग्रेशन करना, तो छोटा छोटा मास को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, पूरा मास, पूरा वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। डीएम कितना बच्चों, ये वाला एम डी थीटा अपॉन पाई। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों क्या आपको समझ में आएगा कि आर तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन डी इंटू डी थीटा, नीचे क्या कांस्टेंट है, एम बाई पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, एम बाई पाई कट गया, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पीछे ही बता रखा है, थीटा यहाँ पे शुरू में 0 होगा, 0 डिग्री होगा, 0 रेडियन, फिर 0 से ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा बच्चों, सोचिए कि यहाँ तक बढ़ेगा बच्चों, ये पूरा पाई तक बढ़ जाएगा, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो ऊपर कितना आ गया है, आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, और नीचे भी आ जाएगा आपका डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ही हो जाएगा, 0 से पाई तक। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे आर ऑफ माइनस आर ऑफ कॉस पाई कितना होता है, -1, और कॉस 0 क्या होता है, निगेटिव ऑफ, देखिए क्या किया हमने, समझिए ना बच्चों, ये माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, तो कॉस थीटा बचा, -1 वही -1 तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकालेंगे, कॉस थीटा क्या किया, कॉस थीटा में वैल्यू पाई का पुट किया, तो कॉस पाई क्या होता है, -1, और माइनस टाइम्स ऑफ, मतलब माइनस तो करेंगे ही ना, 20 माइनस 20 होता है, माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1 होता है, गड़बड़ नहीं करना है, डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ आर इंटू -2, क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई पाई, ये 0 है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 0 है ना बच्चों, पाई, तो 2r बाई पाई आ गया आंसर, 2r बाई पाई।
मतलब इसका जो होगा कोऑर्डिनेट यहाँ से 0,0 से 2r/π, 2r/π कहीं पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा कहीं पे, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा 2r/π पे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रिंग का कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ मास, 2r/π पे होता है, याद रखना है 2r/π पे होता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। सारा चीज़ समझना है बच्चों, समझना तो पड़ेगा ही, थोड़ा हार्ड है मुझे पता है, बट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस काम इसी का है, डीएम का निकाल लीजिए तो आगे तो प्रोसीजर आसानी है, ये सब तो कैलकुलेशन है। यहाँ पे अगर गलती नहीं किया तो आपका सही होगा। तो देख सकते हैं लेमडा यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा था, लेमडा तो यही था, कांस्टेंट था। लेमडा अगर वेरी करे तब क्या होगा, लेमडा अगर वेरी करे, जैसे कि पीछे नहीं बता रहा था आपको मेरे बच्चों, लेमडा वेरी कर रहा था। इफ लेमडा इज वेरिंग, लेमडा वेरी कर रहा है ना, लेमडा वेरी करता है, जैसे लेमडा दे दिया आपको कि 2θ है, लेमडा वेरी कर रहा है थीटा से, मतलब थीटा अगर बढ़ा रहे हैं तो लेमडा क्या होता है, लेमडा है तो मास पर यूनिट लेंथ, है ना बच्चों। थीटा से वेरी कर रहा है, जैसे जैसे ही थीटा का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो मास पर यूनिट लेंथ 0 है, थीटा का वैल्यू 1 रख दिया मतलब वही 1 रेडियन, तो लेमडा मास पर यूनिट लेंथ 2 आ गया, है ना। थीटा का वैल्यू 0 रखा, थीटा का वैल्यू 1 रखा, थीटा का वैल्यू 2 रेडियन रखा, है ना। ये सब रेडियन में रखा जाता है, याद रखिएगा, है ना। ऐसे करके रखते जाएंगे तो यहाँ पे लेमडा इज़ वेरिंग, लेमडा का वैल्यू 0 आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये भी ऐसे करके वेरी कर रहा होगा, तो वेरी करेगा तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है, डीएम का वैल्यू लेमडा टाइम्स ऑफ डी एक्स करना है। और डी एक्स क्या था वहाँ पे बच्चों, लेमडा तो ठीक है, वहाँ पे क्या था आर डी थीटा था, और लेमडा जैसे ही दे दिया, लेमडा मान लेते हैं कि इफ़ लेमडा इक्वल टू 3 थीटा दे दिया, तो 3 थीटा इंटू आर डी थीटा कर देंगे, तो डी एम का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। अब आप इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, वाई टाइम्स ऑफ डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। समझना है बच्चों, देखा है कितना जल्दी हो रहा है। अगर आप ऐसे समझ जाएंगे तो आप ऐसे ऐसे प्रोसीजर जल्दी से कर पाएंगे और सवाल जल्दी होगा, ठीक है। और उसी तरीके से वाई यहाँ पे लिख कर डीएम लिख कर इंटीग्रेशन कर लेंगे, समझना है, ठीक है। ये तो हमने आपको लिनियरली बता दिया कि लीनियर मास डेंसिटी होता है, लेमडा का वैल्यू ऐसे होता है। क्या होगा अगर एरियल एरियल हो जाए, देखिए एरियल कैसे होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, डिस्क नहीं सर्कुलर डिस्क, देखिए ध्यान से, सेमी सर्कुलर डिस्क सर्कुलर नहीं सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क क्या होता है, डिस्को डांसर नहीं बच्चों, डिस्क मतलब है कि कैसेट, कैसेट सीडी है आपके घर, सीडी पहले पुराने ज़माने में कैसेट को लगाते थे और गोल गोल नचता था और गाना बजता था, फिल्म चलता था, तो वही कैसेट की बात हो रही है ना। गोल होता है और ये सब चीज़ें भरा होता है, वो रिंग की तरह नहीं होता, गोल होता है ना बच्चों। डिस्क उसी को बोलते हैं, ठीक है, डिस्क वही होता है। तो डिस्क का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो यही तो होगा, 0,0 मान लेते हैं इसको, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेमी सर्कुलर डिस्क पूछ दिया तो अब क्या करें, सेमी सर्कुलर मतलब कि आधा काट दिया, अब हमें इसका पूछ रहा है। अब हमने तो सेमी सर्कुलर डिस्क मतलब यहाँ से आधा करके काट दिया, है ना बच्चों, काट दिया तो आधा यही तो होगा, आधा यही तो होगा बच्चों। हाँ, ये 0,0 है। अब हम 0,0 बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अगर हाथ रखे तो गिर जाएगा नीचे, तो यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि समझिए इसी के अबाउट होगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये वाई डायरेक्शन वाला ले रहा हूँ, ये वाई डायरेक्शन, तो इधर भी मास सेम है, इधर भी मास सेम है, समझिए सिमेट्री होता है उसी लाइन पे आता है। अगर ये लाइन इन दोनों कुछ चीज़ों को सिमेट्रिकली बांट रहा है तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा। ये लाइन सिमेट्रिकली बांट रहा है, ये तो बांट ही नहीं रहा है, ये तो बाहर से जा रहा है। बांट कौन लाइन रहा है, ये लाइन इसको बांट रहा है, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो इसका मतलब इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा ये हमें नहीं पता है, तो ये हमें पता करना है। कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए आपको मैं पता करवाता हूँ। बहुत आसान है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। ओके ओके ओके, आई एम हेयर, वाई आर यू टेंशनिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते हैं, एक बड़ा सा डिस्क बना लेते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क बनाना है ना बच्चों। ये रिंग नहीं है, धोखा नहीं खाना है, ये है आपका डिस्क, है ना बच्चों, ये है आपका डिस्क बच्चों, ये है आपका डिस्क जिसका मास m है, जिसका मास m है ना बच्चों। ये रिंग मत समझिएगा इसको, क्योंकि इसका सभी तरफ ऐसे करके मास है, ये सब है ना, कैसेट को आधा काट दिया हमने, है ना बच्चों,
61 को हमने आधा काट दिया। अगर आपके घर गोबर होगा, गोईठा समझते हैं, गोईठा, गोईठा भी वही डिस्क का शेप है ना। चक्का जो होता है, सॉलिड चक्के होते हैं, वो भी डिस्क का शेप का होते हैं। तो डिस्क में क्या होता है बच्चों, ये प्लेट टाइप है, मतलब प्लेट, सर्कुलर प्लेट समझ सकते हैं। तो प्लेट में होता है, इसका लेंथ भी होता है और इसका ब्रेड्थ भी होता है ना। समझिए, प्लेट में क्या होता है, लेंथ भी होता है और ब्रेड्थ भी होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लेट का लेंथ भी होता है और ब्रेड्थ भी होता है बच्चों। इसको छोटा कर देते हैं ताकि इसको यहीं पे रखें, और इसको बड़ा किए हैं ताकि हम इसको यहाँ पे बता सकें। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बताना है तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, ये आर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये आर डिस्टेंस है। अब करना क्या है, ये है तो डिस्क जिसका मास m है। अब हम इसका सिर्फ लेंथ नहीं लेंगे, अब इसका हमें एरिया लेना होगा। क्यों एरिया लेना होगा, क्योंकि ये इसका मास पूरा फैला हुआ है ना, ये खाली अंदर खोखला नहीं है, ये डिस्क है। समझिए बच्चों जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये डिस्क है तो इसका एरिया लेना होगा, है ना, इसका एरिया लेना होगा। जो गोबर का गोईठा होता है, तो गोईठा पूरा सॉलिड टाइप का होता है ना, तो उसका हम एरिया लेंगे। उसका आप लेंथ कहाँ से निकालिएगा, उसको चापट करके निकालिएगा नहीं ना, उसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होगा, अब हमें एरिया देखना होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर पूरा होता है, और उसको आधा काट दिया, तो आधा काट दिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा एरिया। एरिया निकाल दिया हमने, सिंपल। ओके, तब 2D में आ रहा है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं तो ये वाई कोऑर्डिनेट पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे नहीं आएगा, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्री है ना, इस वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट सिमेट्री है। तो हम बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो बच्चों 0 हो जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास हमें अब बस देखना है, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। सिंपली मैंने आपको बताया था कि अगर एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, एरियल हो गया ना, यहाँ पे 2D में हो गया, एरियल हो गया, तो वहाँ पे हम डीएम का वैल्यू जो लिखते थे, वो लिखते थे सिग्मा इंटू डी ए लिखते थे, याद कीजिए, ठीक है, सिग्मा डी ए लिखते थे। तो यहाँ पे सिग्मा जो है, सिग्मा जो है वो है मास पर यूनिट एरिया। मास कितना है बच्चों, इसका एम है, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 पर चले जाएगा। तो सिग्मा हमें ये पता है ना, मास पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे डीएम लिख सकते हैं 2m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। अब हमें एरिया जो है, एरिया तो वेरिएबल कर रहा होगा ना, एरिया वेरी कर रहा होगा। कैसे वेरी कर रहा होगा, एरिया तो वेरी कर रहा होगा, यहाँ तक का एरिया कुछ और होगा, यहाँ तक का एरिया कुछ और होगा, ये सब एरिया वेरी कर रहा होगा, है ना बच्चों। कैसे ले एरिया इसका जोड़ जोड़ कर, ताकि ये पूरा डिस्क बन जाए। सोचिए, एक यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे जाके ना बच्चों, सोचिए यहाँ पे किधर गया, किधर गया, ये वाली, एक थोड़ा सा ऊपर जाकर ऐसे करके सोचिए, रिंग को अगर मैं जोड़ता जाऊं, सोचिए बच्चों, अगर मैं एक रिंग को जोड़ता जाऊं ऊपर करके, जाते जाते रिंग को जोड़ता जाऊं बच्चों, ये एक रिंग ले लिया, सेमी सर्कुलर रिंग, याद कीजिए, सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया बच्चों हमने। जो पीछे ये रिंग ही है, ये क्या है, ये रिंग है। जो पीछे हमने ये रिंग लिया था, ये रिंग लिया था, वही रिंग यहाँ पे ले लिया। और सोचिए, अगर ये छोटा सा रिंग ले लिया, इस रिंग को ऐसा ही रिंग ऐसे करके जोड़ते ही जाए, जोड़ते जाए, जोड़ते जाए, जोड़ते जाए, जोड़ते जाए, तो रिंग जोड़ते 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 क्या बनेगा, पूरा डिस्क बन जाएगा। जीरो से लेके ऐसे करके, जीरो से लेके हम ऐसे करके रिंग ऐड करते जाए, रिंग रिंग रिंग, पतला पतला रिंग 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 रिंग, तो पूरा डिस्क बन जाएगा। तो अब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि रिंग को ही ऐड करते जाना है ताकि पूरा डिस्क बन जाए, है ना बच्चों, रिंग को ही ऐड करते जाए ताकि पूरा डिस्क बन जाए। तो रिंग का हमें एरिया लिखना होगा पहले। तो रिंग का एरिया कितना होगा बच्चों, रिंग का एरिया कितना होगा, मान लेते हैं हम इतना ऊपर जाकर, ये आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर जाकर एक एलिमेंट ले लिए, यही एलिमेंट है, यही बड़ा वाला ये एलिमेंट है बच्चों, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा बच्चों, सॉरी आर क्यों लिख रहे हैं हम, वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर लिए है ना, वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर हम लिए हैं, है ना बच्चों। वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर हमने क्या लिया, हमने ले लिया छोटा सा रिंग। तो रिंग का एरिया बता सकते हैं आप, कैसे बता सकते हैं, डीए निकालने के लिए बच्चों हम इस स्ट्रिप का एरिया ले सकते हैं। कैसे एरिया ले सकते हैं, मान लेते हैं बच्चों, देखिए हमने क्या किया ना, इसको ऐसे था तो इसको ऐसे करके हमने खोल दिया, तो ऐसे बन जाएगा, और एरिया लेना है ना, तो ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि dx का है ना,
ये dx का है, dx या y डिस्टेंस पे, हमने y डिस्टेंस पे जाके मान लेते हैं इसका जो ये चौड़ाई है बच्चों, ये चौड़ाई है, ये dy है ना। हमने ये ऐसे करके गया y डिस्टेंस पे, और इसका चौड़ाई कितना है, dy है, और इसका पूरा लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ तो हो जाएगा टू, पूरा का लेंथ जैसे पूरा रिंग होता है उसका लेंथ 2 पाई आर होता है, तो आधा का कितना होगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर। तो आर कितना हो जाएगा, ये वाई ही तो ले रहे हैं, वाई पाई वाई इंटू डी वाई, ये पूरा हो जाएगा एरिया डी ए स्मॉल ए, है ना। तो डी ए हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई वाई डी वाई, ठीक है, पाई पाई कट जाएगा, तो डी एम जो हमारे पास आ गया है 2m/r² इंटू वाई डी वाई, ठीक है। अब सिंपली हम y में सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकालना है, y में सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y ऑफ dm डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा होगा वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y, ये y क्या है, y वेरी करता रहता है, y वेरी करता रहता है, ठीक है, ये y वेरी करता रहता है, लेकिन y है कितना, ये y है कितना एक्चुअली में अगर आप देखें ना बच्चों, तो ये जो रिंग होगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ से 0,0 से कितना दूरी पे होता है, 0,0 से जब देखते हैं सेंटर ऑफ मास रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना पे होता है, 2r/पाई पे, यहाँ से 2r/पाई पे होता है ना बच्चों, पीछे ही देखा। और यही इसका सेंटर ऑफ मास y है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे तो ये y ये था बच्चों, ये y ये था, बट अगर हम ये y की बात कर रहे हैं, ये जो वेरी करता रहता है, ये y ठीक है, ये हमने y डिस्टेंस पे जाके मान लिया, ये अलग y मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, जो इसका ये जो लेते हैं y, ये y लेते हैं, ये अलग है बच्चों, ये अलग है ना, ये अलग है बच्चों, आप समझिए, चीज़ों को समझिए, ये अलग है, क्योंकि ये y जो होता है ना, ये हमेशा वेरी करता रहता है, इस डिस्टेंस पे y ये होगा, इस डिस्टेंस पे जाएगा तो y ये होगा, y ये होगा, ये y होगा। आपकी बात सही है बच्चों की y ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास से देखते हैं चीज़ें। अगर आप रिंग में देख रहे होंगे तो रिंग में छोटा सा लेते हैं, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे मान लेते हैं। लेकिन अगर ये पूरा रिंग ही है, ये पूरा रिंग का सेंटर ऑफ मास देखना है, तो ये रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है। तो y का वैल्यू हमें चेंज करके लिखना होगा, ये जो y होगा चेंज करके 2r/पाई लिखना होगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, 2r/पाई लिखना होगा, 2r/पाई लिखना होगा इंटू dm, dm कितना है बच्चों, 2m/r² इंटू वाई डी वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 2m/r² इंटू वाई डी वाई। और यही y वेरी कर रहा है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये y, ये जो हमने लिया था यहाँ से, y यहाँ से 0 से लेके, y का वैल्यू 0 से लेके y का वैल्यू r तक, है ना बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, तो r तक ही तो जाएगा, तो y का वैल्यू r तक जाएगा, ठीक है। तो ये y का वैल्यू 0 से r तक जा रहा है, चीज़ों को समझना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। सिंपली अब यहाँ से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2r/पाई कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा, इंटू 2m बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई r² भी कॉमन है। तो बस हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, वो भी 0 से लेके r तक। नीचे क्या बचा, 2m/r² तो बाहर आ जाएगा, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी बचा, कट जा रहा है, देख सकते हैं, ये भी कट जाएगा फिर तो, क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा फिर 2r/y। बच्चों कुछ गड़बड़ हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है ये चीज़ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये पूरा r था तब ऐसा था, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे r ये पूरा रहेगा तब ये फार्मूला रहेगा ना, पूरा r रहेगा तभी तो आएगा। लेकिन हम यहाँ पे y डिस्टेंस पे लिए थे, तो 2r/पाई नहीं, 2y/पाई आएगा, क्योंकि y डिस्टेंस पे लिए थे, इसका लिए हैं, ये पूरा r का नहीं लिए, r का लेते तो ठीक था, लेकिन हम y डिस्टेंस पे लिए तो 2, ये y r के जगह पे y आएगा ना, हमने ये गलती की है ना, r के जगह पे y आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे y आएगा, ठीक है, ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, 2y आएगा ना बच्चों, वही हमने गलती कर दिया, तो y² यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे r ये हट जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें आसान हो गई, ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम चीज़ें बता सकते हैं, 2/पाई इंटू 1/3 आ जाएगा, इंटू वाई का क्यूब मतलब कि r का क्यूब डिवाइडेड बाई 1/2 आ जाएगा, इंटू y² मतलब कि r का स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना आ रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, 2 पर ज़्यादा 4/3 पाई इंटू r,
तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बच्चों, वाई सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ गया, ध्यान से देखिए 4r/3π, 4r/3π आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास। मतलब ये पूरा डिस्क जो होगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूरी पे होगा, 4r/3π पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा इसका 4r/3π पे होगा, वाई डायरेक्शन में। ऐसा चीज़ों को करेंगे तो आसान लगेगा बच्चों, समझना है चीज़ों को, गड़बड़ नहीं करना है, समझ में धीरे धीरे आएगा बच्चों, डायरेक्टली नहीं आएगा, हमें भी समझ में डायरेक्टली नहीं आता है ना, तो समझने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, आसान है यार, करेंगे तो होगा, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन भी था, वो क्वेश्चन अगर आप मैं आपको दूँ अभी तो बहुत टाइम हो जाएगा, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हम आपको उसको हिंट बता देंगे, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए अगर आपको सिस्टम दे दिया है, देखिए एक ऐसे करके दिया है और एक और बच्चों ऐसे करके दिया है, ठीक है, देखिए अच्छा से बना देते हैं, है ना। ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये समझिए ये है क्या, ये बच्चों इसमें मास भरा हुआ है, ठीक है, मतलब ये डिस्क है, डिस्क में इधर खाली है ना, अंदर अब खाली कर दिया डिस्क का, ठीक है, समझिए यहाँ से ये डिस्टेंस आपको कितना दे दिया है, r दे दिया है, ठीक है, सॉरी ये r नहीं है बच्चों, यहाँ से ये डिस्टेंस है r1 और यहाँ से ये डिस्टेंस है आपका r2, अलग अलग है, ठीक है, ये 0,0 से है सब कुछ, ये डिस्टेंस अलग अलग दे दिया, r1, r2 है डिस्क ही, लेकिन डिस्क के ये अंदर वाला पार्ट खाली है ना बच्चों, समझिए ये खाली है ना, ये कुछ नहीं है अंदर, बस इतना में है, मतलब r1 से r2 तक मासेज है, इसमें कुछ नहीं है। और तब आपको इसको बताना है सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम, है ना, ये जो दिया हुआ है इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, तो बता सकते हैं आप लोग, अगर इसका मास m है और रेडियस तो r1 से r2 तक वेरी कर ही रहा है ना, ठीक है, तो इसको कैसे बता पाएंगे बच्चों, सिंपली बता सकते हैं, इसका भी सेंटर ऑफ मास हमेशा देखिए सेंटर ऑफ मास सिमेट्री पे ही लाई करता है, तो सिमेट्री पे लाई करेगा तो क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसी लाइन पे तो लाई करेगा, इसी लाइन पे तो लाई करेगा, इसका मतलब सिर्फ वाई में वेरी कर रहा होगा, क्योंकि इधर भी मास सेम, इधर भी मास सेम, वाई एक्स में वेरी कर ही नहीं रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, और बस वाई निकाल लेना है, वाई निकाल लेना है, वाई निकाल सकते हैं, डिस्क ही तो है, ये क्या है, डिस्क ही तो है, तो डिस्क में क्या होता है, एरियल मास डेंसिटी होता है, तो सिंपली बता सकते हैं आप dm इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ dA, ठीक है। अब हमें देखना है ना बच्चों कि अब हम जो ले रहे हैं, ये चीज़ हम ले रहे हैं, हम पीछे क्या कहते थे, एक रिंग लिए थे, उसी तरीके से यहाँ भी एक रिंग लेना है, मान लेते हैं यहाँ पे एक रिंग ले लिया ऐसे करके, ये रिंग को वेरी कराना है, वेरी अब कहाँ से कराना है, r1 से r2 तक, 0 से नहीं लेना है, आ रहा समझ में, ऐसे करना है। तो देखिए हमने क्या किया ना कि एक छोटा सा रिंग ले लिया जाकर यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, एक छोटा सा रिंग ले लिया है ना बच्चों, ये कैसा रिंग ले लिया, ठीक है, जैसा भी बन रहा है, अच्छा तो नहीं बन रहा है बच्चों, पता नहीं कैसे बना है ना, हमने एक रिंग ले लिया है ऐसे करके, हाँ अभी अगर ठीक बना, ये रिंग ले लिया है ना, जैसे पीछे लिया था, सेम टाइम का भी सवाल है, यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे गया, अब जो भी मानना है, x डिस्टेंस पे गया और यहाँ पे dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया है ना, dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया, तो उसका एरिया हम बता सकते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया बता सकते हैं, छोटा सा एरिया आएगा, कितना आएगा, पाई एक्स डी एक्स आएगा, है ना, पूरा होता है 2πr, तो आधा कितना हो जाएगा πr, मतलब वही पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, ओके। तो वहाँ पर सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा मास पर यूनिट लेंथ, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सोचिए सोचिए, सिग्मा हो जाएगा आपका वही पीछे वाला बात ही है, पूरा कर लेते हैं सिग्मा, तो पूरा कर लेते हैं, सिग्मा हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, पूरा का मास अपॉन एरिया, मास m दे रखा है, ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा पाई, पूरा यहाँ पे है r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। अब चीज़ें हम बता सकते हैं यहाँ पे m अपॉन पाई ऑफ r1 r2 स्क्वायर
माइनस r1² इंटू डी ए कितना है पाई एक्स डी एक्स। डी एम हम निकाल लिए बच्चों, है ना। तो अब हमें क्या करना है, वही वाई सेंटर ऑफ मास देख लेना है, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, सिंपल है। तो वाई यहाँ पे वेरी करता रहता है, वाई कहाँ से वेरी कर रहा होगा, सोचिए इस बार, सोचिए इसका वाई कहाँ पे होगा बच्चों, ये जो रिंग टाइप का लिया है हमने, इसका वाई कहाँ पे होगा, वाई हमें क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास का देखना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे वेरी कर रहा होगा हर एक स्ट्रिप का, एक स्ट्रिप है ये की स्ट्रिप होगा, ये एक स्ट्रिप होगा, है ना, स्ट्रिप का। तो सेंटर ऑफ मास देखना है ये वाली वाई, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सिंपली बता सकते हैं ना बच्चों, सिंपली बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। रिंग का क्या लिखता है 2r/π, मतलब 2r नहीं लिखेंगे क्योंकि हम रिंग का लिख रहे हैं, तो 2x/π लिखेंगे इंटू डी एम लिखेंगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब जाके चीज़ें सही होगी, कैसे होगी सही, देखिए यहाँ से देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2/π तो कॉमन आ जाएगा बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है, x इंटू डी एम कितना है बच्चों, m/π r2² माइनस r1² इंटू पाई ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, एक्स कर रहा है इस बार ये बच्चों 0 से नहीं r1 से r2 तक वेरी कर रहा है ना, r1 से r2 तक वेरी कर रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। यहाँ r1 है, ये r2 तक वेरी कर रहा है, 0 से नहीं, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, मास यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ है ना। तो r1 से r2 तक अब आप सवाल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कट रही है, मतलब पाई यहाँ है पाई यहाँ है, तो कांस्टेंट है, कट ही जाएगा। तो चीज़ें यहाँ से किया जा सकता है बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कर देता हूँ, है ना। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, है ना बच्चों। ये चीज़ हमारे पास आ गया था, इसके आगे कर लेते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा, 2 बाहर है इंटू एम भी बाहर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई इंटू r2² माइनस r1², ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ों को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² ऑफ dx, वो भी r1 से r2 तक। नीचे क्या आ गया था, नीचे आ गया था हमारे पास, नीचे क्या आ गया था बच्चों, dm का इंटीग्रेशन। तो dm का इंटीग्रेशन करेंगे, dm तो यही है, तो m बाई ये तो कॉमन आ जाएगा, m/π ऑफ r2² माइनस r1² इंटीग्रेशन ऑफ पाई भी बाहर आ जाएगा, एक और पाई था ना, एक और पाई बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स, ये भी r1 से r2 तक। तो ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये कट ही जाएगा, देख सकते हैं आप, ये पूरा नीचे का पार्ट, ये पूरा नीचे का पार्ट, ऊपर m नीचे, तो आ कितना रहा है हमारे पास 2/π इंटू एक्स का क्यूब, मतलब 1/3 टाइम्स ऑफ r2² माइनस r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1/2 टाइम्स ऑफ r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा, देखते हैं कितना आ रहा है, वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3π इंटू r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो ये वाई सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ गया, सिंपल सी है ना। चीज़ें ऐसे करके वेरी हो सकती है बच्चों, सवाल ऐसे करके आपको बनाया जा सकता है, भले ही हमने टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, है ना, समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तभी तो आप जल्दी जल्दी बना पाएंगे, जल्दी जल्दी बनाने का ही चीज़ है, ठीक है। आगे और चीज़ें हम आपको बताएंगे, जैसे आगे आपको और चीज़ें आएंगे, क्या चीज़ें आएंगे। अच्छा एक सवाल था, कर लेते हैं ना इसको, सॉलिड हेमिस्फीयर का हमने सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो हम आगे देखेंगे, अभी चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है, अभी समझ में नहीं आया। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं बच्चों, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी v1 v2, 2 पार्टिकल है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब इसका भी मास सेम, इसका भी मास सेम, इधर आ रही है 2v से, इधर आ रही है v से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए हम लोग सेंटर ऑफ मास r सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, लेकिन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो आज देखने वाले हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, वही m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना बच्चों, सिंपली लिख सकते हैं। तो m1 v1 लिख देते हैं, m1 कितना m है, v1 कितना है 2v पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस m2 मतलब m इंटू v कितना है अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑफ v, अपन टोटल मास 2m, तो कितना हो जाएगा m अपॉन एम भी अपॉन 2mv माइनस एम भी अपॉन 2m, तो v/2 आ रहा है, v/2 ये आंसर है, सिंपल। देख रहे हैं, वेलोसिटी पूछा तो हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ लिया तो छोड़ देना है, पीछे मैंने बताया था इसके बारे में,
ठीक है बच्चों, सिंपल है। कल देखेंगे हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर का कैसे आता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय।